इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हुई तो सरकार ने और जरूरतों को भी पूरा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो समय के बाद समय के हिसाब से जरूरतें हमारी बदलती जाती हैं। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी ये है कि पानी जो है ना वो हर जगह पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हर जगह पर जो हम नियम कानून बनाएंगे वो अलग होगा ना। ऐसे ही ना होगा कि हर जगह एक ही जैसे नियम लगेंगे, नहीं ना। पानी को इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए, ये एक यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, कि पानी जैसे संसाधन या कोई भी संसाधन है, आपके पास पैसा ही है तो कोई ये कहता है क्या, कोई इकोनॉमिक लॉजिक ये कहता है क्या कि आप फिजूल खर्ची कर लो? नहीं कहता ना। हर कोई कहता है कि मनी को इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए, यानी कि आप कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे, है ना, समझदारी के साथ पैसा खर्च करेंगे। लेकिन ये समझदारी हर किसी के लिए अलग अलग है ना। इंडिया में हमारा फोकस अपनी बेसिक जरूरत पूरी करने की होता है कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें मिल जाए। अगर सरकार कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, सरकार के पास भी तो पैसा कम है ना, सरकार के पास ऐसा तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो उड़ा दे, है ना, बहुत कम पैसा है और उससे लोगों को रोटी कपड़ा मकान टाइप की जरूरतें पूरी करने पे सरकार ध्यान देती है। तभी तो हम एकदम से बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री एक दिन में नहीं बन पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, देश के पास पैसा नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, इकोनॉमी के नियम जो हैं वो अपने तरीके से लागू करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जरूरतें अलग है लेकिन अमेरिका में जरूरतें अलग है। अमेरिका की बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड अलग है ना, हमारा बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड तो यह है कि हम दोनों टाइम खाना खा लें। लेकिन अमेरिका का बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड ये है कि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी रास्ते हो ना, उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो। लेकिन हम यहाँ पर वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करते, इसलिए क्योंकि अभी हम अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है, तो हमारी जरूरत अलग है। तो होता क्या है कि जो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, जो इकोनॉमिस्ट ने बनाई, उन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीकों से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और इस इंप्लीमेंटेशन से जो एक सिस्टम डेवलप होता है ना, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया में वही थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इंडियन इकोनॉमी। झारखंड में वही थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो इकोनॉमी ऑफ झारखंड बनेगा, है ना। पूरे एशिया में जो अप्लाई की जाएंगी उसको एशियन इकोनॉमी कहा जाएगा, अमेरिका में जो अप्लाई किया जाएगा उसको अमेरिकन इकोनॉमी कहा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इन रियल सिचुएशंस इज टर्म्ड एज इकोनॉमी। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों को जब हम वास्तविक परिस्थितियों में लागू करते हैं तो वो बनता है अर्थव्यवस्था। इसका मतलब सिंपल है कि इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इकोनॉमी इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब ये किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, है ना, ये सब पूछे जाने वाली चीजें नहीं है। पूछे जाने वाली चीजें तो हम एक दो क्लास के बाद पकड़ बनाएंगे, है ना। अभी तो ये है कि आप सिर्फ थोड़ा सा अपने सोचने का जो फाउंडेशन है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, कि इसी फाउंडेशन पे फिर हम अपने जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर के चलेंगे। किसी एग्जाम में नहीं आते, बाय चांस कभी पूछेगा तो ये पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन जो पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ है इससे, वो ये है कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम और सेंट्रल इशू ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, यानी इकोनॉमिक्स की केंद्रीय समस्या क्या है, किस चीज पर इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा फोकस करता है, तो वो है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, है ना। अपन ने वही तो देखा ना कि अगर स्कैर्सिटी ना होती तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर स्कैर्सिटी है यानी संसाधनों की सीमितता है, तब तो हमको इकोनॉमिक्स की जरूरत है ना, तब अर्थशास्त्र की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। सही है ना। ठीक, तो इसको लिखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सोर्सेस बता दूं और कैसे आपको ये तैयार करना है। देखो, आपको जो बुक्स लेनी है वो थोड़ा सा आप देख लें और वो आप ले लीजिएगा। आपको दो एनसीईआरटीज पढ़नी है, एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, सिर्फ दो एनसीईआरटीज, 9th एंड 10th की बहुत बेसिक एनसीईआरटीज हैं, इनको आप बहुत फटाफट पढ़ डालिएगा। अच्छा, इसमें से भी आप 9th अवॉइड कर सकते हैं ना, अगर आप चाहो तो इसको छोड़ भी दो, फिर आप प्लस कर लेना 11th। ठीक है,
या तो 9th 10th पढ़ लो अगर ठीक लगे तो, अदरवाइज 10th और 11th पढ़ लो। अब 10th और 11th में देखो क्या मिलेगा आपको ना। 10th पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स का जो जनरल आइडिया है, नेशनल इनकम क्या होता है, मनी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स अब आपने तो स्कूल्स में पढ़ा ही होगा ना 10th की बुक में, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, पतली सी बुक है, तो इसको बहुत फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए। मतलब ऐसा है ना, जब भी आप ये सब बुक्स एनसीईआरटी वगैरह आपको कोई भी टीचर सजेस्ट करे ना, उसको 2-4 दिन में पढ़ पढ़ा के खत्म कीजिए, है ना। उसको रख के मत बैठिए कि नहीं आज 2 पेज आज पढ़ेंगे, 5 पेज परसों पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। उसको बैठिए आप एक दिन लेकर के और आधी बुक निपटा दीजिए, आधी बुक कल पढ़ लीजिएगा, ऐसे। ठीक है। तो 10th से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, समझ में ना आए तो क्या करें, सिर्फ रीडिंग करिए। ठीक है। आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेड है कि आप रीड कर लें एक बार। समझ में आता है तो अच्छी बात है, कोशिश करें समझने की। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, उससे ज्यादा इजी तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, तो क्लास में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। 11th की क्यों पढ़नी है? 11th आपको देती है लैंग्वेज। 11th में मेंस आंसर राइटिंग का बेस बनता है। 11th की एनसीईआरटी बेसिकली डिस्क्रिप्शन है ना, कहानियों जैसी है, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, थोड़ी सी मोटी सी है। 10th की बहुत पतली सी बुक है ना। तो उसमें आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिलता है हर चीज के बारे में सोचने का। और ओवरऑल इन दोनों बुक्स से क्या मिलेगा, है ना। ओवरऑल हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि आपका वोकैबुलरी जो है वो रेडी हो जाए। क्योंकि होता क्या है ना, देखो, सबसे मुश्किल कहाँ आती है, कोई भी सब्जेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि टीचर के पढ़ाने के दौरान तो आपको सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ नहीं आता। ऐसा होता है ना। रिकॉल करेंगे कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर एक दे दिया गया, आप उसको आंसर ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके पास वर्ड्स नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि एक नई लैंग्वेज है ना। भाई ये सब टर्म्स पहले थोड़ी ना सुने थे, या पहले सुने भी थे तो इतना ध्यान नहीं दिए ना। नेशनल इनकम, मनी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिस्प्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सब कहाँ आपने सुना है? ठीक है। तो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है, 10-15 दिन लग जाते हैं। उसको बहुत तेजी से डेवलप करने का तरीका यह है कि आप एनसीईआरटी को बहुत फटाफट, बहुत रैपिड तरीके से रीड कर लीजिए, है ना। तो 10th वाली तो आप बहुत जल्दी कीजिए, 11th वाले में आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, मतलब उसमें आप एक चैप्टर पर डे कर सकते हैं। लेकिन 10th वाली तो आप 1-2 दिन में पढ़ पढ़ा के निपटा दीजिए, है ना। करना क्या है, शुरू से उठाना है, लास्ट तक खत्म करना है। जब आप बुक खोलें तो उसमें लिखें ओपनिंग डेट, ठीक है। और जब आप क्लोज करें तो उसमें लिखिए क्लोजिंग टाइम और डेट। ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट करते चलिए कि आपने कितने टाइम पे किया है। ठीक है। सिर्फ रीडिंग करनी है आपसे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको उसमें से पढ़ने के बाद कुछ आएगा। ठीक है। मतलब ये आपको लिबर्टी है, आ जाए सब समझ में आ जाए ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको छूट है कि आप सिर्फ पढ़ के आइए, सिर्फ रीडिंग कर, है ना। इतना आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आया, खामखा में टाइम बर्बाद किए, लेकिन असल में जो उससे चाहिए वो आपको आ जाएगा, है ना। उस बुक से कुछ नहीं मिलता। वो जो लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो जाता है, एनसीईआरटी से सिलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, कोई कुछ भी कहता रहे, एनसीईआरटी सिर्फ बेस बनाती है, सिर्फ बेस। इसलिए अपनी तैयारी में एनसीईआरटी को पढ़ पढ़ा के जितनी जल्दी साइड कर सके कर दीजिए। उसको दोबारा उठाना नहीं है, जब कंप्लीट हो जाए तो वहां पे लिख दीजिएगा कंप्लीटेड, और वो बुक आपकी साइड में पड़ गई, अब नहीं देखना है उसको। ठीक है। तो एनसीईआरटीज में सिर्फ एक ही एनसीईआरटी है जो आपके बहुत काम आती है, वो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। उसके अलावा कोई एनसीईआरटीज आपके बहुत काम नहीं है। ठीक है। सब में आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ता है, एनसीईआरटी बहुत बेसिक होता है। ठीक ना। दूसरी चीज, आपको कोई कहे कि नहीं 11th 12th तो बताया ही नहीं, 11th 12th वो 12th की एनसीईआरटीज भी तो पढ़नी है ना। कौन कौन सी? जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मत पढ़िएगा ना। उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। जैसे ये तो थोड़ी बहुत समझ में भी आएगी ना, वो आपके बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, 1% नहीं समझ में आएगी। तो वो वेस्टर है, टाइम वेस्टर। ठीक है।
तो कभी फिर मन कर जाए क्लास वगैरह फिनिश होने के बाद तो पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी सिर्फ मैक्रो पढ़िएगा, माइक्रो की जरूरत नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं है जरूरत, वो हम लोग क्लास में बेसिकली मैक्रो ही करते हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है वो मैक्रो पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा क्लास में ही करेंगे, और ये भी बेसिकली मैक्रो का ही बेस है ना, 10th वाला। तो आप 10th पढ़िए, 11th को धीरे धीरे करके कर लीजिएगा, है ना, लेकिन 10th फटाफट कर। दूसरी, अब इसके बाद हम बुक कौन सी लेंगे? इसको जब तक ना पढ़े तब तक बुक नहीं लेंगे, इसको पढ़ने के बाद ही आप बुक लेंगे, और बुक लेंगे आप नितिन सिंघानिया, है ना, नितिन सिंघानिया, इंडियन इकोनॉमी। सही है ना? ओके, है ना, तो ये बेसिक्स में बस इतना रखेंगे ना, और ज्यादा नहीं। बाकी आपको सारा फोकस रखना है क्लास डिस्कशन एंड क्लास नोट्स। बाकी चीजों में आप लापरवाही करेंगे तो चल जाएगा, क्लास और क्लास नोट्स में लापरवाही ना। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, कोशिश क्या करना है, डेली आने की, है ना। क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे ना, देखो क्लास ज्यादा चलनी नहीं है, 20-25 क्लासेस होंगी, 30 क्लासेस हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। और इतनी क्लासेस अगर आप डेली आते रहेंगे रेगुलर ना, तो आपको इकोनॉमिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, 2-3 क्लासेस के बाद आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना ध्यान से, आपको लगेगा ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खास तौर पे उनके लिए जिनका साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड होगा ना, उनके लिए तो ये मजे मजे में निकल जाएगा। या फिर कॉमर्स हो, है ना, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड जिनने अपनी कॉलेज में स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनके लिए, और साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ रखी है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत शानदार है। थोड़ी सी दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत आएगी जो होंगे हिस्ट्री से, है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी उनको। क्यों होता है ऐसा ना, देखो एक 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 पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ ना, एक पैटर्न है। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के यूपीएससी के सिलेबस के कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपको ज्योग्राफी एकदम बहुत मजेदार लगेगा, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगेगा, साइंस तो फिर ठीक ही है, टेक्नोलॉजी वगैरह समझ में आएगी, है ना। सी सैट बहुत बढ़िया होगा। जहां पर भी कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और सिस्टमैटिक सब्जेक्ट दिखाई देगा, वहां पर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे को बहुत मजा आएगा। अच्छा, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे के हिस्ट्री बहुत खराब होगी, सोशल स्टडीज बहुत खराब होंगे, है ना, सोशल सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत खराब होंगे, आपको लगेगा सब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बनेगा आपसे, है ना। और इसमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, सेम चीज फिर दूसरी तरफ है, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट है ना, जो उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कॉलेज में वो बैकग्राउंड चल रहा है उनका, उनको इकोनॉमिक्स में दिक्कत आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिक्कत आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। ज्योग्राफी में दिक्कत आएगी, वहां भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये है, ये बटा हुआ है ना, एप्टीट्यूड बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो सबके साथ बराबर है, कुछ सब्जेक्ट किन्हीं के फेवर में है तो कुछ सब्जेक्ट किन्हीं के फेवर में है ना। हाँ, अब ये अच्छी बात है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप कर नहीं, बन तो फिर भी जाएगी, बस थोड़ा इजी नहीं लगेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगा ना। तो ये बिल्कुल तय बात है, अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो तो आपको लगेगी डिफिकल्ट, ज्योग्राफी भी लगेगी डिफिकल्ट। तो परेशान नहीं होना है, ये मान के चलना है कि इस सब्जेक्ट में मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा फोकस करना है ना। मतलब ये नहीं कि ये तो छोड़ ही देना है, या ये पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है, या पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो सब नहीं है, ये नेचुरल प्रॉब्लम है ना, ये सबके साथ होती है, मतलब मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, है ना, क्लास के बाद एक्स्ट्रा मिल करके उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, तो वो अपने आप हो जाएगा। सही है ना। तो फिलहाल आप 10th वाली एनसीईआरटी से शुरू करेंगे ना, ठीक है ना, तो सिंपल सा ये कोई आप, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और है, ये डेफिनेशंस वगैरह ना आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, कुछ नहीं याद करना है। ये पूरा जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें कुछ भी नहीं याद करना है। अब जितनी भी क्लासेस होंगी ना, कुछ भी क्लास नोट्स में याद नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ समझना है। मतलब ये कि आपको ये लगे ना, ये डेफिनेशन कैसे याद होगी, एज इट इज कैसे, कुछ नहीं करना है, याद ही नहीं करना है।
तो जटिलता नहीं है ना, सिंपल है। सिर्फ आपको जो चीज समझ लेनी है वो ये है कि यहाँ पे हम स्कार्स रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसके लिए जो हम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है ना, एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अ फील्ड ऑफ स्टडी, और इकोनॉमी क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है, तो वैसा है ना, जैसे कि आपको एक आयु में पहुंचने के बाद पैसे कमाने हैं, ये एक नियम है समाज का ना, कि आपको अपने लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे कमाने, ये एक सामाजिक नियम है। लेकिन हर कोई ये नियम अलग तरीके से करता है ना। कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, हर और क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ठीक है, चलो। हाँ, तो ऐसा ही है ना कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है ना। तो ये जो सिस्टमैटिक मतलब जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज या प्रिंसिपल्स या नियम हैं, उन नियमों को कई तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है ना। तो जब इंप्लीमेंट होता है तो इकोनॉमी बनता है। जब तक बुक्स में है तब तक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ दोज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इकोनॉमी, सिंपल है ना। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नीड्स, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट वांट्स, है ना। यहाँ क्लियर रहना है कि ये वांट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉट वांट्स, है ना। मतलब इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव नीड्स को फुलफिल करना है, वांट्स को फुलफिल करना नहीं है ना। क्योंकि वांट्स तो फिर कुछ भी हो सकती है ना, आपकी मांग कुछ भी हो सकती है। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, मांग को पूरा करना नहीं। तो यहाँ क्लियर रहना है। जैसे बाय चांस मान लो कि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिले ना, है ना, कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विथ कॉमा, और फिर ऑप्शंस हो, to balance between scarcity of resources and unlimited needs, to balance between scarcity of resources and unlimited wants। तो wants वाला सही नहीं है, needs वाला सही है। ठीक है, wants से इसका कोई लेना देना नहीं। तो अगर कहीं पर लिखा मिलता है wants, तो असल में वो बाय मिस्टेक लिखा होगा या गलत लिखा होगा। मतलब ये कि आपको आजकल क्या होता है ना, रिसोर्सेज इतने ज्यादा, इंटरनेट और तमाम दुनिया भर की बुक्स, तो कहीं पे आपको wants लिखा भी मिल जाएगा, वो गलत लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीड्स जो है वो टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज होती। जैसे कि हमारी नीड जो है, आपकी और मेरी नीड हो सकता है कि ये हो कि हमें एक सिंपल सा घर चाहिए, एक ठीक ठाक सा इनकम आना चाहिए, हम खाना पीना अपना पूरा कर सके, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन सके, ये हमारी नीड्स हो सकती। लेकिन समय के साथ बदलती रहती है ना, सिचुएशन के साथ। ठीक है, अंबानीज की नीड ये नहीं है। अंबानीज की बेसिक नीड क्या है? अंबानीज की बेसिक नीड है कि उनको प्राइवेट जेट चाहिए। उनके काम करने के लिए एक बेसिक नीड चाहिए। वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना। उसी तरह से जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती जाती है, ये तो पर्सन का एग्जांपल हो गया ना, कि हमारा, किसी और का और किसी और का अलग अलग बेसिक नीड है। ठीक है, लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी जिस लेवल पर आज पहुंच चुकी है, वहां पर अब उनकी बेसिक नीड ये नहीं रह गई है कि हम बेसिक लेवल पे 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना और एक ठीक ठाक सा घर दे दें, है ना। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे, अब जैसे देखो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी कैसे चेंज होते हैं ना, कि पहले स्वच्छता पर सरकार का उतना ध्यान नहीं था ना। अभी प्रधानमंत्री शौचालय बना रहे हैं, है ना। तो शौचालय बनाना एक एक्स्ट्रा नीड को पूरा करना है ना, वांट नहीं है ना। ये वांट तो पहले भी रही होगी ना, लेकिन तब तो सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई। सरकार के पास जब पैसा आया, कंट्री की जब इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हुई, तो सरकार ने और जरूरतों को भी पूरा करना शुरू कर दिया, है ना। लोगों को घर देना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो समय के बाद, समय के हिसाब से जरूरतें हमारी बदलती जाती हैं। मांग तो हमेशा हमारी हो सकती है ना, अभी भी हमारी मांग हो सकती है कि हमारे पास भी प्राइवेट जेट होना चाहिए, लेकिन वो हमारी जरूरत नहीं है ना, है ना। और जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे अब जैसे आप आईएएस बनेंगे, आईएएस बनने के बाद आपकी बेसिक नीड क्या है? आपकी बेसिक नीड्स चेंज हो जाती है ना। फिर क्या आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए? नहीं, फिर वो आपकी बेसिक नीड नहीं है। फिर आपकी बेसिक नीड है वो 10 नौकर जो आपके आसपास घूम रहे हो, है ना, 2-3 ऑर्डरली घूम रहे हो जो आपकी बातों पर कुछ भी करने को तैयार हो। ठीक है, आपको सिक्योरिटी की नीड है, वो भी अब आपकी बेसिक नीड हो गई। तो आपके साथ एक पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो हमेशा चलेगा। आपको गाड़ी की जरूरत है, वो आपकी बेसिक नीड है। अब आप तब एक कलेक्टर के लिए तो आप ये नहीं कहोगे ना कि उसकी बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान है।
उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको चाहिए गाड़ी, है ना। तो बदलती रहती है ना। प्राइम मिनिस्टर को देखो आप कि उसका अलग बेसिक नीड है, राष्ट्रपति की अलग बेसिक नीड है। अब आप देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, है क्या, सिर्फ नाम के लिए स्टेट हेड है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको इंडिया का सबसे बड़ा वो भवन बना के दिया है ना, प्रेसिडेंट हाउस, है ना, क्योंकि उनकी जरूरत ही वही है, उनकी बेसिक नीड है। अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू जी को ये कह दें कि आप राष्ट्रपति तो हो ही, अपना घर वर देख लो कहीं पे किराए का ठीक है, नहीं कह सकते ना, उनकी बेसिक नीड अलग है। तो बेसिक नीड्स बदलती है ना। हम कल को डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे तो हमारी बेसिक नीड, हमारी हम सब की बेसिक नीड्स भी अपग्रेड हो जाएंगे, है ना। तो वैसा होता है। हाँ जी।